नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के कटरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक एक महीने पहले 6 मई की रात पाकिस्तान के आतंकियों पर भारत ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक शर्मनाक शिकस्त दी है, जिसे वो कभी नहीं भुला पाएगा। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की फौज और आतंकवादी ये कभी सोच भी नहीं सकते कि भारत उनके देश में घुसकर आतंकियों पर इतनी सटीक और निर्णायक कार्रवाई करेगा। वर्षों से आतंकवाद के बनाई गई उनकी मजबूत इमारतें मात्र कुछ ही मिनटों में खंडहर बन गई। इन ऑपरेशन ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रतिबद्धता और रणनीतिक क्षमता को स्पष्ट रूप से दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्रवाई को देश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताया और कहा कि इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, एक महीने पहले, ठीक एक महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी एनडीए सरकार को सत्ता में आए 11 साल पूरे हो चुके हैं और ये साल गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। सरकार की नीतियों से 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जिनमें दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लोग प्रमुख हैं। उन्होंने आलोचकों को सामाजिक योजनाओं की वास्तविकता देखने की सलाह दी है। सुनिए पीएम मोदी का ये बड़ा बयान। भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों, उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा
कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान। और चलिए अब खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं में जुड़ने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने याद किया कि सबसे पहले अनंतनाग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, फिर बनिहाल रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। 2014 में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी हुआ, जिस समय वो मनोज सिन्हा और अन्य 2 लोग वहां मौजूद थे। उस समय मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के रेल राज्य मंत्री थे, जबकि उमर अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री थे। बाद में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया और उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हमें शायद यह एहसास भी नहीं होगा कि कब स्थिति सामान्य हो जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा मिलेगा। ये विकास जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसको किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें, जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वजीर आजम साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वजीर आजम बने थे। इलेक्शन के ठीक बाद आप यहां आए और आपने माता की कृपा से यहां कटरा रेलवे स्टेशन। और इसी के साथ ही सीएम अब्दुल्ला ने चिनाब ब्रिज पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के उद्घाटन के मौके पर कहा कि इस सेवा का सपना लोगों ने देखा था। उन्होंने कहा जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए उसे आपने पूरा किया है और कश्मीर घाटी अब देश के बाकी हिस्सों से जुड़ गई है। उमर अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का विशेष आभार जताया। उन्होंने बताया कि वे 8वीं कक्षा में
पढ़ते थे जब इस परियोजना की नींव रखी गई थी और अब 55 साल की उम्र में इसका उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना तभी संभव हो पाए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया और बजट बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस रेलवे कनेक्टिविटी से जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से व्यापक लाभ मिलेगा और ये क्षेत्र विकास की नई दिशा में अग्रसर होगा। इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे। तो वही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के उद्घाटन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये दिन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दशकों से लोगों का सपना था कि कश्मीर घाटी पूरे भारत से बेहतर रेल नेटवर्क से जुड़ जाए। इस रेलवे लाइन के निर्माण में अनेक बड़ी चुनौतियां सामने आई, जिनमें कठोर भौगोलिक परिस्थितियां और प्राकृतिक बाधाएं शामिल थी। वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को सफल बनाने के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना जरूरी था, न कि उससे लड़ना। पुलों और सुरंगों के जटिल नेटवर्क के जरिए ये सपना अब हकीकत बन गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और फोकस को इस सफलता का मुख्य कारण बताया। ये परियोजना कश्मीर के सामाजिक, आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। जम्मू और कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री सोमन्ना जी, श्रीनगर में उपस्थित श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, उप मुख्यमंत्री जी और वर्चुअली जुड़े सभी माननीय मंत्री महोदय, सांसदगण, विधायकगण, रेलवे के अधिकारी, मीडिया के साथियों, कटरा की इस पावन भूमि पर आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत है, मेरा नमस्कार है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है साथियों। मां भारती के मुकुट जम्मू कश्मीर में आज एक और रत्न जुड़ा है। आज जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू। तो वही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों की वर्तमान स्थिति पिछली सरकारों द्वारा की गई शिक्षण नीतियों की असफलता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि हैदरपुर गांव जैसे बड़े क्षेत्र में आज तक अंग्रेजी माध्यम या विज्ञान विषय का कोई स्कूल नहीं था, जो पिछले 11 सालों में किसी विधायक या सरकार द्वारा स्थापित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूलों की ग्राउंड, गार्डन, सुरक्षा और सफाई, इन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बेहद खराब स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार बनने के बाद इन सभी समस्याओं को दूर करने और स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके तहत 75 नए सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, जिनका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के स्तर पर स्थापित करना है। आज दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, जिसको लेकर के पिछली सरकारों ने बहुत ढोल पीटे, एजुकेशन मॉडल की बात करी, परंतु आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो स्कूल हमें जस के तस मिलते हैं।
उनकी बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने अभी दिखाया कि सामने की ये देख रहे हैं आप पूरा का पूरा, ये 2018 में आदरणीय केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाया गया और 2 साल बाद ही वो ढह भी गया। ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम उनका था और इसी तरीके का आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ये देखिए कि इस विधानसभा में हैदरपुर गांव एक बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आज तक वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है, साइंस का कोई स्कूल नहीं है। यदि उस गांव के, उस कॉलोनी के बच्चों को साइंस पढ़नी हो तो वो कहाँ जाएं? यदि अपने 11 साल के कार्यकाल में पिछली विधायक और पिछली सरकार स्कूल के बच्चों को, उस क्षेत्र के बच्चों को एक और चलिए एक अहम खबर की ओर रुख करेंगे। देश में कोविड मरीजों की संख्या 5000 पार हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। केरल के बाद गुजरात में कोविड के जो मामले हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बंगाल में कोविड मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोविड संक्रमण फैलने की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती हुई जा रही है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 5000 का आंकड़ा भी अब क्रॉस कर चुका है। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बंगाल से लेकर के दिल्ली तक यहां पर स्थिति गंभीर हो चुकी है। प्रशासन अपनी तरफ से लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। अगली खबरों की ओर रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में राजभाषा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और सरकारी कामकाज में उसके व्यापक उपयोग को लेकर गहन चर्चा की गई। अमित शाह ने अधिकारियों से कहा कि हिंदी को केवल एक भाषा के रूप में नहीं बल्कि देश की एकता और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी जोर दिया कि मंत्रालय और सरकारी विभागों को राजभाषा नीति के अनुपालन में गंभीरता दिखानी चाहिए और तकनीकी व प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में राजभाषा के उपयोग की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अमित शाह ने राजभाषा के विकास के लिए सभी से सहयोग की अपील की और स्पष्ट किया कि हिंदी को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। तो वहीं मुंबई की बहुचर्चित मीठी नदी की सफाई में हुए कथित 65 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच अब बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अभिनेता डीनो मौर्या के घर सहित मुंबई और कोची के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी को इस घोटाले में फंड डायवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग मिले हैं, जिसके बाद अब बॉलीवुड कनेक्शन भी जांच के घेरे में आ गया है। और वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेबर रूम में हुई अमानवीय घटना ने सिस्टम की नींव हिला करके रख दी है। बुधवार रात की लापरवाही के बाद जब सांसद मनीष जायसवाल गुरुवार को पूर्व निर्धारित समय पर अस्पताल पहुंचे तो वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। खुद सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अनुकरण पूर्ति, जिन्हें सांसद ने सुबह ही फोन कर उपस्थित रहने को कहा था, वो बिना जानकारी दिए गायब मिले। सांसद ने मौके पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाया और जमकर के फटकार लगाई। लेबर रूम विभाग में मिली लापरवाही के बाद डॉक्टर अनुकरण पूर्ति, एचओडी डॉक्टर रामेश्वरी बैग और डॉक्टर आकांक्षा को शौकाज नोटिस दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल हम लोग उनसे बात किए थे और आज का टाइम दिए थे कि 9 बजे हम आएंगे। उनको सूचित किए थे कि भाई 9 बजे हम आएंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा कि रात में डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो है वो एब्सेंट रहेगा। नर्स किसी पेशेंट को देखेगा और उसको टहला देगा, बोल देगा कि आप जो है वो चले जाइए, मतलब प्राइवेट में चले जाइए, और खाली डॉक्टर जो है बिना देखे हुए, बिना आला लगाए हुए, बिना फिजिकली देखे हुए ये बोल दे कि आपको ये नहीं है तो आपको वो नहीं है। 1 बजे वो महिला पहुंचती है इस अस्पताल में और 4 बजे यहाँ से डिस्ट्रेस होकर के चली जाती है। जब उसके पेशेंट का हालत खराब होने लग जाता है, मिशन अस्पताल प्राइवेट में जाके एडमिट हो।
दुनिया एक विचित्र विरोधाभास से जूझ रही है। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स का इतना अधिक उपयोग कर रहे हैं कि उनका असर ही खत्म हो गया है। वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग इन जरूरी दवाओं से वंचित रह रहे हैं। एक तरफ आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस देशों में एंटीबायोटिक्स का बेवजह और अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बनते जा रहे हैं। ये सुपर बग्स की ओर ले जाता है, ऐसे जीवाणु जिन पर कोई भी दवा असर नहीं करती। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए। एंटीबायोटिक्स और उनका महत्व। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया जनित संक्रमणों को खत्म करती है। जब पेनिसिलिन जैसी पहली एंटीबायोटिक आई थी तो इससे चिकित्सा विज्ञान की क्रांति कहा गया, लेकिन आज वही एंटीबायोटिक्स अपनी प्रभावशीलता खो रही है और वजह है इनका अत्यधिक और अनियंत्रित इस्तेमाल। समस्या का पहला पक्ष अति प्रयोग और सुपर बग्स का खतरा। विकसित और कुछ विकासशील देशों में एंटीबायोटिक्स का उपयोग सामान्य सर्दी जुकाम जैसे वायरल संक्रमणों में भी किया जाता है, जहां ये असर नहीं करती। नतीजा ये होता है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इससे सुपर बग्स का जन्म होता है, ऐसे एंटीबैक्टीरिया जिन पर कोई दवा काम नहीं करती। WHO की भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर यह स्थिति रही तो 2050 तक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। समस्या का दूसरा पक्ष जरूरतमंदों को एंटीबायोटिक्स ना मिलना। वही दुनिया के कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक्स का ना मिलना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ लोग साधारण संक्रमणों से भी अपनी जान गंवा रहे हैं, क्योंकि ये दवाएं स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी कीमत इतनी अधिक है कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता। स्वास्थ्य सेवाओं का जरूरतमंद तक न पहुंचना, आपूर्ति में खामियां और सरकारी नीतियों की कमी इस संकट को और गहरा बना देती है। इसका नतीजा ये होता है कि लाखों लोगों के लिए इलाज का एक बुनियादी अधिकार भी एक दूर का सपना बनकर रह गया है। अगर केवल भारत की बात करें तो केवल भारत में ही CRGN संक्रमण के सबसे अधिक मामले थे और इसके इलाज के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं के 80% कोर्स खरीदे गए, लेकिन फिर भी भारत सिर्फ 7.8% लोगों का ही इलाज कर सका। एंटीबायोटिक्स के पूरे कोर्स का मतलब वह दवाइयों का पूरा सेट है जो एक मरीज को संक्रमण को पूरी तरह ठीक करने के लिए एक निश्चित अवधि तक लेना होता है। विशेषज्ञों की राय, यह एक गंभीर विरोधाभास। डॉक्टर और स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मानते हैं। दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता मेहरा कहती है, हम 2 विपरीत संकटों का सामना कर रहे हैं। अमीर देशों में दवाओं का दुरुपयोग और गरीब देशों में उसका न मिलना। यह असमानता वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है। GARDP की रिपोर्ट। गैर लाभकारी संस्था ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने हाल ही में 8 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 15 लाख कार्बापेनम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव संक्रमणों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकांश मरीजों को सही एंटीबायोटिक समय पर नहीं मिल पाई, जिससे संक्रमण बढ़ा और मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक का समय पर न मिलना और दवाओं की कीमतें इनके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। संभावित समाधान। सभी देशों को एंटीबायोटिक के सही और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम डॉक्टरों, दवाई दुकानदारों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को एंटीबायोटिक्स को सोच समझकर प्रयोग के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करते हैं। इससे दवाओं के अनावश्यक और गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का मुख्य कारण है। इसके अलावा यह प्रशिक्षण मरीजों को सही जानकारी देने में भी मदद करता है, ताकि वे दवाओं का गलत इस्तेमाल ना करें। और इस तरह के प्रयासों से एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही वैश्विक आपूर्ति तंत्र को मजबूत करना होगा और WHO के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सहयोग कर कम आय वाले देशों में दवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही नए एंटीबायोटिक्स की खोज के लिए फंडिंग और अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जनता को ये भी सिखाने की जरूरत है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें। दुनिया को एक साथ मिलकर इस विरोधाभास से निपटना होगा, न सिर्फ सुपर बग्स से लड़ने के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि हर व्यक्ति को जीवन रक्षक दवाएं समय पर मिल सके। यह सिर्फ चिकित्सा का मुद्दा नहीं बल्कि तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।